नमस्कार। आर्या स्टडी बैंड में आप लोगों का स्वागत है। आज देखें 28 नवंबर है। आज आप लोगों का पेपर होने वाला था और जब हम लोगों को पता चला कि पेपर आउट हो गया तो बड़ा कष्ट हुआ। बड़ा जो है मन में एक तरीके से अजीब सा लगा कि भाई आप लोग तैयारी किए थे, बड़ी मेहनत से किए थे, टारगेट बना के किए थे। काफ़ी दिनों के बाद जो है यूपी टेट का पेपर भी होने वाला था। तो जो अभी कहते हैं ना कि किसी चीज़ को अब जब एक परिकल्पना बना लेते हैं और एक मन में विचार बना लेते हैं कि इस काम को हम करेंगे और मेन मौके पर जब वो कार्य नहीं होता है तो कष्ट तो होता ही है। तो वो भाई हम लोग एक सामाजिक मतलब प्राणी हैं और तो अगर किसी मेन मौके पे कोई चीज़ जब फॉल्ट हो जाती है तो वो बड़ा कष्ट होता है और इसके लिए कुछ अराजक तत्व जो है, अब क्या कहा जाए, जब तक उसकी जांच चल रही है प्रशासन के स्तर से, अब पकड़े जाएंगे लोग, उनको सज़ा भी होगी। लेकिन जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, मिला जुला करके यही कहा जाएगा कि जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। काफ़ी लोगों का काफ़ी नुकसान भी हुआ है। बच्चे कहाँ कहाँ से आए थे, बच्चियाँ आई थीं, औरतें, मतलब बच्चों को ले लेकर के गार्जियन उनके आए थे और तो मिला जुला करके आने जाने का खर्च, बेरोज़गारी का जो आलम है, बेरोज़गारी के समय एक एक पैसे जुटाना लोगों के लिए बड़ा कठिन हो जाता है। और बच्चे कहाँ कहाँ से आए थे, कुछ लोग तो मतलब अपनी जीविका चलाने के लिए देश प्रदेश से भी आ गए थे। तो भाई छोटे मोटे जॉब कर ही रहे हैं लोग, भाई तैयारी भी कर रहे हैं। अब घर गृहस्थी, बाल बच्चे हो गए तो उसके लिए जो कहीं न कहीं एडजस्टिंग करना ही करना है। वो तो सबके लिए है, सबके सामने जो है। अब नौकरी की बात है तो नौकरी समय से नहीं मिलती है तो आदमी, शादी वादी हो जाती है, बच्चे बच्चे हो जाते हैं तो कुछ ना कुछ आदमी करता ही है। तो खैर वो सब तो जीवन की चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन में आदमी समय से सब कुछ करता है तो अच्छा भी लगता है। तो अब मेहनत कीजिए आप लोग और निराश मत होइए। मेरा कहना ये है कि आप लोग निराश मत होइए और मेहनत कीजिए। और वही कहते हैं ना कि जो मन की नहीं होती है तो वही कष्ट तो होता है। जो अपने मन की नहीं होती है वो तो मतलब बुरा होती है। वो कहते हैं ना कि जो अपने मन की नहीं होती है वो भगवान के मन की होती है। तो भगवान के मन की होती है तो अच्छा ही होता है। अगर पेपर आप लोगों का टला है, हो सकता है आप लोग और अच्छी, आप लोगों को तैयारी करने का मौका मिल जाए और आप लोग मतलब अच्छे से मेहनत करें और फिर आप लोग सफल हो जाएं। अब उसको निगेटिव ना लें, हैं भाई, कष्ट तो होता ही है। कोई चीज़ जब समय आने पर नहीं होती है तो भाई सुन करके हम लोग को कष्ट हो रहा है और आप लोग तो भाई तैयारी कर ही रहे हैं। हम लोग तो कहीं ना कहीं मान लीजिए एडजस्ट हैं किसी भी नौकरी पेशे में, तो इस तरीके से कुछ न कुछ अपना जीविकोपार्जन चल रहा है। लेकिन आप लोगों का मेन उद्देश्य है कि भाई अब टेट का पेपर हो जाता तो फिर उसके बाद सुपर टेट हो जाता, तो फिर उसके बाद वैकेंसी वगैरह आती तो टारगेट होता ना कि भाई इस साल में पेपर हो जाएगा, 1 महीने बाद सुपर टेट का हो जाएगा, फिर वैकेंसी आने वाली आ जाएगी तो चांस मिल जाएगा। तो इस तरीके से भाई क्रमशः जो है प्रणाली चलती रहती है। तो उसमें अपने मन मुताबिक जो है आदमी हर चीज़ को वही दिनों रात लग करके, मैं इसके पहले एक वीडियो डाला भी था आप लोगों को कैसे कैसे आप लोगों को पढ़ना है। कुछ क्वेश्चन भी दिया था क्योंकि और जो मैंने पेपर को भाई यूट्यूब, आजकल तो यूट्यूब वगैरह है कि लगभग 12 बजे के लगभग जो है, वैसे तो पेपर सुबह से ही मतलब 11 बजे के लगभग ही लोग एक दूसरे से फ़ोन ऑन हुआ तो लोग बताया यार पेपर आउट हो गया। तो मैं सुन करके बड़ा अवाक हो गया। मैंने कहा अरे यार बच्चे इतनी अच्छे से तैयारी कर रहे थे, हम लोग इतने अच्छे से पढ़ा भी रहे थे हैं कि बार बार जो है मेन टॉपिक को पढ़ाया गया और रिवीजन भी करवाया गया, तो अब आउट हो गया तो बड़ा जो नुकसान हुआ बच्चों का, वही ठेस लगी उनको, हैं वही गार्जियन को, उनके बच्चों को, है तो बहुत नुकसान होगा। भाई बेरोजगारी में आदमी एक एक चीज़ के लिए कैसे कैसे क्या क्या करता है, पैसे की समस्या, आने जाने की समस्या, तमाम समस्याएं हैं। तो खैर जो भी है तो उसके लिए निराश मत होइए, ठीक है। कहने का मतलब है कि भगवान हो सकता है आप लोग परीक्षा ले रहा हो है कि भाई और संघर्ष कीजिए और मेहनत कीजिए। नहीं कहते हैं कि हम लड़ेंगे,
वो कहते हैं ना कि शेर जब किसी पे अटैक करता है तो थोड़ा पीछे जो अपना पैर को खींचता है ना। तो थोड़ा सा मान लीजिए ब्रेक लग गया, अब भाई कमी तो है ही है, जो जिसकी भी कमी हो, प्रशासन की कमी हो चाहे जहाँ से भी कमी हो, तो उस चीज़ को सुधारने का प्रयास गवर्नमेंट करेगी ही। और जो लोग ऐसा काम किए हैं उनको पनिशमेंट वगैरह मिलेगा ही। लेकिन आप लोगों का जो मेन एम है उसको मानिए कि भाई हमको जो है चांस और मिल गया और हम अच्छे से और तैयारी करेंगे। जो जो मतलब क्वेश्चन अभी 30 जो आप लोगों के चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के 30 क्वेश्चन जो आए थे उस पर मेरा मेन फोकस है, क्योंकि मेरा यही सब्जेक्ट है। तो इसको मैं आप लोगों को वही क्वेश्चन आया था तो जब मैंने देखा तो काफ़ी यूट्यूब चैनल वाले जो है क्वेश्चन वही दिखाए, वो लोग भी सॉल्व कर करके अपने लोगों को बता रहे थे। तो मैंने कहा भाई बच्चे जो है देखेंगे ही कि भाई क्वेश्चन आया था तो उसको थोड़ा सा देख लें आप लोग हैं। और देखें पहला क्वेश्चन आपका था कि मस्तिष्क उद्दीलन विधि का प्रतिपादक कौन है। भाई माइंड जो है, माइंड में जो एक तरीके से विचार आते हैं उसके प्रवर्तक या प्रतिपादक कौन है। जॉन डीवी नहीं है, हरलॉक नहीं है, आशुबेल नहीं है, ऑसबर्न है। कौन है? ऑसबर्न है, ऑसबोर्न है, ये ऑसबोर्न है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देख लेंगे। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण से कौन संबंधित है? आप पढ़े होंगे प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है, थीमेटिक जो है ये TAT करके मॉर्गन एंड मूरे हैं। मॉर्गन एंड मूरे यानी पहला और तीसरा ही इसमें दिया, पहला और तीसरा दोनों। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका हो गया। ये मॉर्गन भी है, ये CD मॉर्गन, HA मोरे, ये दोनों लोग जो हैं। तो दूसरा इसका सही हो गया। सृजनात्मक चिंतन की पहली अवस्था कहलाती है। भाई क्रिएटिविटी जो आप करेंगे तो पहली अवस्था किसी चीज़ को क्या करना है, जिसे मतलब उसको आप प्लानिंग करेंगे, आयोजन करेंगे ना। तो आयोजन है, प्रबोधन है, उद्भवन है, संशोधन है। तो आयोजन हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? आयोजन हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये तो बहुत ही बार क्वेश्चन आया हुआ है और बड़ा ही इजी क्वेश्चन कह लीजिए। बहुत जो है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, इसे ASR थ्योरी भी कहते हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स जो है। तो थार्नडाइक महोदय ने वो बिल्ली का प्रयोग किया था ना, कि उन्होंने जो बाहर मांस का टुकड़ा रखा था, अंदर बिल्ली रखा था, तो जो वो क्या था, उद्दीपक का काम करता था। जो मांस का टुकड़ा जो है बिल्ली के लिए, उसको खोलने के लिए बिल्ली बार बार क्रिया प्रतिक्रिया करती थी, उसमें उछल कूद करती थी। एक लीवर था, लीवर को दबाने के बाद जो है दब जाता था तो दरवाज़ा खुल जाता था। बार बार ऐसा नहीं, उसको प्रयास हम त्रुटि का सिद्धांत भी कहेंगे। बार बार प्रयास की तो जब जान गई कि यहीं दब रहा है तो वहीं दबा देती थी और लीवर खुल जाता था बार बार जाके। तो इस तरीके से थार्नडाइक जी हैं उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत कौन है? थार्नडाइक जी हैं। अभी अनुकूलित अनुक्रिया अगर आ जाता तो आप किसे लगाते? पावलोव को लगाते। तो इसे मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया है, ये भी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है? भाई लर्निंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? व्यक्तिगत कारक है, पर्सनल जो है, सामाजिक सोशल कारक भी है, वातावरणीय कारक है। ये आपके सभी हो जाएंगे। ठीक है, इसमें सभी कारक आपके जो है अधिगम लर्निंग को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? अभी मैं जल्दी ही इसके बारे में आप लोगों को बताया था कि बहुबुद्धि और बहुकारक का सिद्धांत दो होता है। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर ने दिया था। अगर वही बहुकारक या बहुतत्व का सिद्धांत आता तो आप किसको लगाते? थार्नडाइक को लगाते। किसको लगाते? थार्नडाइक को लगाते। एक कारक सिद्धांत जो विनय ने दिया था, द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन, त्रिकारक सिद्धांत स्पीयरमैन है, और बहुकारक सिद्धांत जो है थार्नडाइक। इस तरीके से बहुबुद्धि का सिद्धांत यहाँ पूछा गया है। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है किसने दिया था? गार्डनर ने दिया था। किसने दिया था? गार्डनर ने। तो इसे आप देख लेंगे। स्पीयरमैन ने दिया था, देखिए आ भी गया जो है, यही सिद्धांत आ गया। स्पीयरमैन ने दिया था, क्या दिया था? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत आसान है और बहुत इजी समझने के लिए आप लोगों को है, अभी मैं आप लोगों को बताया है। तो द्विकारक सिद्धांत दिया था। प्रोजेक्ट विधि संबंधित है। प्रोजेक्ट विधि यानी प्रयोजना विधि जो आपकी संबंधित है, किससे है? प्रयोजन विधि किससे? किलपैट्रिक से है। किससे? किलपैट्रिक ने प्रयोजन विधि को जो संबंधित है। रूसो, मॉन्टेसरी, फ्रोबेल ये नहीं है। कौन है? किलपैट्रिक जो है
प्रोजेक्ट विधि से संबंधित है। इसे भी जो शिक्षण विधियों में आप पढ़े होंगे कि मॉन्टेसरी विधि है, तमाम विधियां हैं जो है, तो उस तरीके से पाठ योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है। भाई पाठ योजना आप बनाते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं, बीएड वगैरह करते हैं, तो जो पाठ योजना बनाई जाती है तो उसमें आप प्रस्तावना वाला प्रश्न बनाते हैं ना, तो इसे प्रस्तावना प्रश्न से ये संबंधित आपका है। ठीक है, यहाँ से गलत वाक्य को चुनिए। भाई गलत वाक्य कौन सा है, 4 ऑप्शन आपको दिया रहेगा, उसमें गलत वाक्य कौन है। छात्र सबसे अच्छा स्वाभाविक वातावरण में सीखता है, ये तो बात सही है, स्वाभाविक वातावरण में छात्र सबसे अच्छा सीखता है, भाई उसके मन माफिक वाले वातावरण होता है। दूसरा कह रहा है कि दूसरी पॉइंट है कि छात्र सबसे अच्छा करके सीखते हैं, भाई डूइंग बाय लर्निंग, यानी करके सीखना, ये भी सही है, ये गलत नहीं हो सकता। तीसरी बात है कि छात्र सबसे अच्छे खेल में सीखते हैं ना, वो भी भाई खेल में सीखने में बच्चे तो और उत्साह के साथ सीखेंगे, है कि नहीं। खेलना उनके लिए बहुत ही अच्छा लगता है, हर समय वो खेलने की बात करते हैं। छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं। भाई नियंत्रित मतलब कि एक तरीके से दबाव, अनुशासन, तो ये बात जो है गलत हो जाएगी, वो अच्छा नहीं सीखेंगे। भाई जो उनके किसी के दबाव रहेगा उनके ऊपर, उन अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाएंगे, किसी के अंडर में रहेंगे, तो नियंत्रित वातावरण ये जो हो जाएगा, ये आपका ये चौथी पॉइंट जो है ये गलत है। मतलब कि यहाँ ये तरीके से गलत वाक्य को चुनिए, तो ये आपका ये जो है चौथा जो आपका ऑप्शन हो जाएगा। फिर है अभी संविधान के किस संशोधन से शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया। अभी देखिए कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम जो आपका जो आरटी एक्ट आपका 2009 के बारे में मैंने पूरा डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया था। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आर्या स्टडी पॉइंट पे आप लोग देखेंगे तो जो है उसमें है 86वां संविधान संशोधन हुआ और इसे 21 को में जो है इसको रखा गया। इससे एक तरीके से शिक्षा को जो है एकदम फंडामेंटल राइट बना दिया गया है। तो इस तरीके से निःशुल्क एवं अनिवार्य जो है बाल अधिकार जो है अधिनियम कर दिया गया। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने डिटेल में पढ़ाया था कि सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ, फिर उसके बाद हमारे सयाजी राय गायकवाड़ 1906 में बना, फिर गोपाल कृष्ण 1910 में किए। तो इस तरीके से तो यहाँ पे हमारे यहाँ जो है 2009 से जो है शिक्षा को एकदम कंपल्सरी कर दिया गया। और किसके लिए कर दिया गया, जो कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों का। अगर उम्र पूछेगा तो आप उसमें बताएंगे कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के। और वहीं अगर डिसेबल्ड बच्चों को पूछेगा, जो अक्षम बच्चे हैं, जिसे दिव्यांग कहा जाएगा, अब तो विकलांग शब्द वो हो गया, अब विकलांग के स्थान में दिव्यांग बच्चे अगर हैं तो उनको 6 से लेकर के 18 वर्ष तक आप जो है ये तरीके से ये शिक्षा दे सकते हैं। और बाकी जो है 6 से 14 वर्ष, और दिव्यांग बच्चे हैं तो 6 से 18 वर्ष। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बनता है, बहुत सारा क्वेश्चन है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया, उसे भी आप देख लें। देखिए मेरा पढ़ाया हुआ बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को फंसा है। तो शिक्षण के कार्य सम्मिलित हैं, मूल्यांकन कार्य, उपचारात्मक कार्य, निदानात्मक कार्य, सभी, ये भी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे 86वां संविधान संशोधन आपका हो जाएगा, 86वां संविधान संशोधन यहाँ पे सभी हो जाएगा। ठीक है, सभी हो जाएगा। फिर शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा, शिक्षक एकाधिकारवादी होगा, विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे, केवल लिखने पर बल होगा, उपरोक्त सभी। भाई कम प्रभावशाली की बात कर रहा है। देखिए क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, तब उसके उत्तर पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तब वो समझ में आपको आएगा। अभी एक प्रभावशाली, अभी कम प्रभावशाली, तो वही शिक्षक एकाधिकारवादी होता है तो कम प्रभावशाली अपना एकाधिकार का प्रयोग करेगा, है एकता तानाशाही का प्रयोग करेगा, तो कम प्रभावशाली होगा ही। विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे तब भी कम प्रभावशाली होगा, केवल लिखने पर बल होगा, है ना, तब भी होगा। तो करा सभी। ठीक है, तो इस तरीके से सभी, इसका भी हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा। फिर भाषा का रूपांतरण सिद्धांत दिया था। अब देखिए इसको मैंने पढ़ाया था कि भाषा पे जो है चमोस्की और वाइगोस्की जो है इन्होंने कहा था कि भाषा जो है पहले आती है। चमोस्की ने कहा ना, क्रंदन करता बच्चा, पैदा होते ही रोने लगता है, क्रंदन करता है। यहाँ देखेंगे और पियाजे से और चमोस्की और वाइगोस्की से विचारों में मतभेद था। पियाजे जी कहते हैं कि पहले विचार आता है,
तब भाषा आती है। लेकिन ये चमोस्की और वाइगोस्की जी कहते हैं कि पहले जो है भाषा आती है। चमोस्की जी का भाषा पे ही मेन फोकस था, तो इसके यहाँ अभी चूँकि चमोस्की सही हो जाएंगे, दूसरा पोजिशन होगा चमोस्की, फिल्मर, स्किनर, बर्नस्टीन है, तो यहाँ चमोस्की सही हो जाएंगे। शारीरिक गठन के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, ठीक है, तो मेसोमॉर्फिक, एंटोगोनिस्टिक, एक्टोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक है, तो एंटोगोनिस्टिक आपका जो है सही नहीं है, ठीक है। तो निम्नवत में अभिप्रेरणा के घटकों की पहचान करें, ठीक है। अभिप्रेरणा के कौन कौन घटक आप जानते हैं, आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन, तीनों है, तो ये चौथा आपका सही हो जाएगा। ये भी बड़ा जो है आसान क्वेश्चन कह लीजिए, पढ़ने वालों के लिए तो भाई आसान ही कहेंगे हैं। आप लोग मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लगन बना करके, समय बना करके, टाइम तो मेरा बार बार आप लोगों से कहना है कि मेहनत लगन कभी जो है बाएं नहीं जाती। कहते हैं ना कि अपना संघर्ष जो है, अपनी मेहनत जो है ना देर होगी लेकिन दुरुस्त होगी। तो मेहनत कीजिए, लगन से पढ़िए, एकदम टाइम टेबल बना के पढ़िए, कहीं भी रहिए हैं, आप पढ़ाई तो ज़रूर ही करिए। और जो तमाम जैसे कहते हैं कि अनावश्यक चीज़ें हैं, है ना, ताने माने इस तरीके से बहुत लोग मारते हैं भाई, तो उसको अवॉइड कर दीजिए, करिए कि भाई ठीक है आप ही बड़े बन के रहिए। अभी हम जब तक कुछ बन नहीं जाते हैं, आप मतलब एक तरीके से सफल नहीं हो जाते हैं तब तक आप जो है सब कुछ एक तरीके से नहीं कहते कि विनया ददा विनय में एकदम विनयशील बन करके जो है विद्या को ग्रहण कीजिए। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि जैसे नहीं कहते हैं कि जैसे आप किसी सिनेमा हॉल में जा कर के मूवी को जितना ध्यान से देखते हैं, एक टीवी में जो है किसी सीरियल को जितना ध्यान से देखते हैं, मोबाइल में किसी सीरियल को, किसी गाने को जितना ध्यान से देखते हैं, जितनी लगन से देखते हैं, जितना उसको एक तरीके से कंसंट्रेट माइंड करके देखते हैं, अगर वही लगन, वही मेहनत, वही ध्यान आप पढ़ाई पे लगा दें तो जो है आप अवश्य सफल होंगे, आप जो है अवश्य सफल होंगे। तो ऐसे ही आप पढ़ाई पे ध्यान लगाइए हैं। और ऐसा नहीं है कि भाई सभी लोगों का तो दिमाग अलग अलग होता है, तो अगर आप एक चीज़ को नहीं आ रहा है तो उसको बार बार पढ़िए, रिपीट करते रहिए हैं, ध्यान में उसको बनाए रखिए। अब धीरे 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 नहीं कहते हैं ना, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान। तो जब धीरे 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 अभी पढ़ने का नहीं टाइम टेबल बन रहा है तो आप 1 घंटा पढ़िए, पहले आधा घंटा प्रयास कीजिए, फिर 10-10 मिनट 10-10 मिनट करते करते एक बार बैठिए तो कम से कम आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे का आप टाइम टेबल बना करके, इसके पहले मैंने एक वीडियो आप लोगों का 15 मिनट का डाला भी था कि आप ऐसे ऐसे समय बना करके पढ़िए। आप लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, जब आप लोगों को जॉब मिल जाएगी तब फिर तमाम लोगों से बात करना है, मोबाइल चलाना है, यूट्यूब पे फेसबुक चलाना है, व्हाट्सएप चलाना है, ये सारी चीज़ें तो भाई बाद में आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अभी ये जो आपका ये समय है, जो पढ़ने का समय है, ये एक तरीके से क्रीम समय है। आप पूरी एनर्जी उस पर लगा दीजिए, जिस चीज़ को कहते हैं ना, जिस चीज़ को आप कर रहे हैं तो पूरी एनर्जी से, पूरे तन मन धन से अगर करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। कहते हैं ना कि अगर आप मेहनत करेंगे तो ईश्वर भी आपका साथ अवश्य देगा, कहीं न कहीं से वो जो है रास्ता किसी न किसी रूप में वो रास्ता आपको देगा जो है, और आप अवश्य सफल अवश्य होंगे। तो ये इस तरीके से अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अब देखिए बहुत ही आसान, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक आप अब देखेंगे जो आपका इन ईगो सुपर ईगो है ना, अत्यहम पराहम और अहम अत्यहम पराहम सिगमंड फ्रायड का है, आपका एकदम आसान सा है, इसे तो बार बार आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है? यहाँ देखिए आप, नहीं है। अभिकृत अनुदेशन ये तो है, व्यक्तिगत निर्धारण अनुदेशन यह भी है, त्रुटियों के माध्यम से सीखना, व्यवहार रूपांतरण तकनीक, तो त्रुटियों के माध्यम से आदमी उसमें सीखता है, किसमें, उद्दीपक अनुक्रिया वाले में, थॉर्नडाइक वाले में। ये तो स्किनर का है, तो त्रुटियों के माध्यम से, ये आपका तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तीसरा सही होगा। विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थी हेतु कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा? तो अभी विभिन्न योग्यताओं वाले मतलब एक तरीके से प्रतिभाशाली वाली बात आ गई ना, तो कह रहा है कि आंतरिक मूल्यांकन,
बाह्य मूल्यांकन, प्रायोगिक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा केवल आप ध्यान देंगे तो क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं आया था, बहुत आसान क्वेश्चन भाई आया था। जितना मेरा अपना पढ़ाया हुआ जो मेरा मैटर अगर आप पढ़ेंगे तो इस मैटर में बहुत ही सबको मैं टच किया था जितना भी आया था। निम्न में से कौन अनुदेशनात्मक उद्देश्यों से संबंधित ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। अभी ज्ञान तो है ही है भाई, कॉग्निटिव से अवलोकन भी है, विश्लेषण भी है, यानी चरित्र निर्माण आपका जो है ये नहीं है। ठीक है, संज्ञानात्मक से ये आपका चरित्र निर्माण नहीं है, ये हो गया आपका। तो यहाँ देखेंगे 21वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? अभिप्रेरणा स्तर, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, प्रत्यावर्ती स्तर। ये आपका प्रत्यावर्ती स्तर नहीं है भाई। अभिप्रेरणा तो मोटिवेशन तो शिक्षण से है ही है भाई, स्मृति मतलब मेमोरी है भी है ही है, अवबोध मतलब नॉलेज भी है। ये प्रत्यावर्ती जो है मतलब कि क्रिया के प्रतिक्रिया यानी करेंगे फिर वापस आना, तो इस तरीके से प्रत्यावर्ती नहीं है कह रहा है ना। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादक क्या था? देखिए अब इतना मतलब कन्फ्यूज है, मनोविश्लेषणात्मक और मनोसामाजिक। तो मनोविश्लेषणात्मक आप करेंगे तो ये फ्रायड हो जाएंगे, और मनोसामाजिक अगर कहते हैं तो एरिक्सन जिसे आप पढ़े होंगे, जो उनका था मैं और मुझे का मीड ने दिया था, और जो स्वदर्पण सिद्धांत को वो दिए थे आपके कूले ने दिया था, दुर्खीम दिए थे। और एरिक्सन जो है जो मनोसामाजिक मतलब समाज की में रहने के लिए बच्चे को उन्होंने 8 स्टेप बताया था, तो उसे मैंने डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया है, वो भी आप देख लेंगे। तो एरिक्सन मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रतिपादक थे, और ये आपके जो थे फ्रायड के शिष्य थे, इसका भी डिटेल में आप देख लेंगे। निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम नहीं है? अब मुख्य नियम, अब देखिए उसमें मुख्य नियम और गौण नियम 2 नियम है आपका। तो अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम, ये आपके 3 जो थे मुख्य नियम थे, बाकी गौण नियम थे। तो अभिवृत्ति का नियम जो है ये नहीं है, मुख्य नियम नहीं है, यहाँ ये सही आपका हो जाएगा। ठीक है, कोहलर तथा कोफ्का के अनुसार सीखना होता है प्रयास द्वारा, अनुकरण द्वारा, सूझ द्वारा, अभ्यास द्वारा। ये तो बहुत ही मतलब आसान क्वेश्चन आप लोगों के लिए। सूझ का सिद्धांत कोहलर, कोफ्का, कोर्टविन और बर्दिमर इन्होंने दिया था ना, इसको सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। ये भी आपका हो गया तीसरा, सूझ का सिद्धांत। सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन थे? भाई सामाजिक निर्माणवाद नहीं कहते, सामाजिक निर्माणवाद वाइगोस्की जो थे वो सोशियो कल्चरल सामाजिक सांस्कृतिक और निर्मितवाद का भी सिद्धांत इन्होंने दिया था। वाइगोस्की यहाँ हो जाएंगे आपके, सही हो जाएंगे, वाइगोस्की जी सही हो जाएंगे, हैं ये सब नहीं होंगे। निम्न में से कौन विकास की विशेषता नहीं है? तो दिशात्मक होना, संचयी होना, विशिष्ट होना, अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना। भाई विकास की विशेषता कह रहा है कि नहीं है ना, विकास की विशेषता नहीं करेंगे अनियंत्रित। भाई विकास तो नियंत्रित में होगा ना, कंट्रोल होना चाहिए विकास को। ऐसा नहीं है कि आप एकदम इधर भी जा रहे हैं उधर भी जा रहे हैं, वो भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, नहीं। आप किसी काम को करें तो उसको एक नियमित नियम से करें। जैसे नहीं कहते हैं कि अभी जैसे मान लीजिए एक बीमारी की बात करें कि जैसे कैंसर बीमारी जो होती है बड़ी खतरनाक बीमारी होती है, नाम लेते ही लोगों के अरे भैया बड़ी खतरनाक बीमारी होने के बाद आदमी बचता नहीं है। तो अब उसमें जैसे हमारे शरीर का विकास होता है तो सेल्स का जो डेवलपमेंट होता है कैंसर में, अनकंट्रोल्ड डेवलपमेंट ऑफ सेल्स, तो वही वहाँ भी तो डेवलपमेंट हो रहा है लेकिन अनकंट्रोल हो रहा है, तो विकास कहाँ हो रहा हो, तो बीमारी हो गई वो है। तो वहाँ पे इस तरीके से कह रहे हैं कि अनियंत्रित अगर कोई चीज़ हो रही है तो विकास की विशेषता नहीं है। तो ये चौथा आपका सही हो जाएगा। हेरिडिटरी जीनियस के लेखक कौन है? ठीक है भाई, अब हेरिडिटरी मतलब हेरिडिटी जो आपकी है या जेनेटिक्स वगैरह, उसके तो आपके फादर ऑफ जेनेटिक्स के जो हैं ग्रेगर जॉन मेंडल जी हैं, लेकिन हेरिडिटरी जीनियस के लेखक जो गाल्टन थे, गाल्टन जी थे, यानी गाल्टन जी थे। और सुजननिकी शास्त्र के भी जनक कहे जाते हैं ये गाल्टन जी को, आप जानेंगे हैं। तो इस तरीके से संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। भाई ज्ञान है कि अनुप्रयोग है कि बोध है कि मूल्यांकन है? तो ज्ञान है आपका जो है संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव जो है
कॉग्निटिव संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर पर ज्ञान होगा। सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान क्या है भाई? सूक्ष्म शिक्षण आप माइक्रो टीचिंग वगैरह करते हैं। जैसे माइक्रो टीचिंग का मतलब होता है कि आप जब आप बीएड करते हैं या डीएलएड करते हैं तो उस क्लास में ही जा करके एक तरीके से अपने ही साथियों के बीच में आपको खड़ा कर दिया जाता है और पढ़ाने के लिए कहा जाता है। तो उसमें क्या होता है, तो अंतिम सोपान क्या है, पुनः प्रतिपुष्टि तो होती है लेकिन पुनः प्रतिपुष्टि होती है अंतिम सोपान, यानी दोबारा फिर जो प्रतिपुष्टि होती है ये पुनः प्रतिपुष्टि। गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक है श्रेणीकरण, अंकगणितीय तर्क, विचार प्रवाह, एक समाधान। अब देखिए गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन। अपसारी चिंतन में क्या होता है कि ये चौतरफा विकास होता है, मतलब कि कोई चीज़ जो है आप जो है चारों तरफ के बारे में सोचते हैं, ठीक है, एक तरीके से फैलता है वो, तो विचार प्रवाह आपका हो जाएगा, यहाँ ये सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इस तरीके से 30 क्वेश्चन जो आपकी बाल विकास एवं शिक्षण विधि यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के जो आए थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। और भाई अब क्या कहा जाए, दुर्भाग्यवश पेपर आउट हो गया, तो अब खैर छोड़िए उस बात को, आउट हो गया भाई। कहाँ जहाँ से कमी थी उसको बार बार सोचेंगे, बार बार याद करेंगे कहाँ कहाँ से आप लोग आए थे, कैसे कैसे आए थे, परीक्षा दिए नहीं हुआ तो अब इस चीज़ को छोड़िए, फिर पुनः लग जाइए, ठीक है, तन मन धन से लग जाइए। और अभी तो क्लियर नहीं है, यूट्यूब वगैरह में न्यूज़ वगैरह में दे रहा है कि दिसंबर में फिर परीक्षा होने वाली है। कुछ न्यूज़ तो बता रहे हैं कि अब ऑनलाइन परीक्षा होगी, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन अब देखें, अब इतनी अधिक संख्या है तो अगर जब सीटेट का तो ऑनलाइन मतलब होने वाला है ही है। अभी 15 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी तक जो है 1 महीने का उसका अभी वो होगा, सीटेट वगैरह पेपर होगा। तो उसी बीच में जो है हो सकता है इसका भी दिसंबर या जनवरी से अगर ऑनलाइन करवाएंगे तो भी एक साथ तो हो नहीं पाएगा, तो बीच बीच में जो है वो वही कंप्यूटर वगैरह के माध्यम से होगा। तो जहाँ जहाँ बड़े बड़े कंप्यूटर संस्थान वगैरह होंगे, जैसे एक साथ 200 300 कंप्यूटर की जो शिक्षण संस्थान होंगे, वहाँ पे ये पेपर वगैरह होगा। तो अब देखिए वो सरकार की अपनी नीति है, अपनी रणनीति है, अपनी पॉलिसी है, अपनी व्यवस्था है। अब कैसे कहाँ से इसके बारे में आप लोग न्यूज़ वगैरह देखेंगे कहाँ से क्या है। तो ये मैंने 12-1 बजे के लगभग जो है देखा क्वेश्चन, तो मैंने कहा कि ये तो भाई बहुत अच्छा पेपर आया था। मेरा पढ़ाया हुआ बहुत सारा जो है इसमें क्वेश्चन जो है आ गया था। और बच्चे जो पढ़ रहे होंगे, अगर मेरा पढ़ाया हुआ नोट पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन आप समझ लीजिए कि 80-90% क्वेश्चन जो है, 100 तो नहीं कह सकते भाई, 100 तो नहीं कह सकते, लेकिन 70-80% जो है मेरा पढ़ाया हुआ इसमें से जो है टच उनके है। तो इस तरीके से मेरा सबसे अंत में आप लोगों से यही कहना है कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है, हैं, तन मन धन से लग जाइए, हैं, और किसी चीज़ को करने के लिए जो है बड़े सामने जो है बड़ी वो आती है ना, क्या कहते हैं ना कि समस्याएं आती हैं, प्रॉब्लम आती हैं, उन्हें आप चीर करके जो है उन्हें मार करके जो है छलांग मार करके आगे आपको निकलना है। तो अब रुक गया, पेपर रुक गया तो रुक गया, सबके लिए रुका, आप ही के लिए थोड़े रुका भाई, हैं। फिर पेपर बनेगा, फिर पेपर आएगा, आप सिलेबस में से ना आएगा, कहीं बाहर से तो आएगा नहीं। सिलेबस आप पूरा एकदम एक तरीके से मत डालिए उसको, पूरा जो है एकदम हर पॉइंट को एकदम टच कर डालिए। जितना आप लोग डीएलएड वगैरह किए हैं, बीएड वगैरह किए हैं, जो भी वो सिलेबस है उसी सिलेबस से ही आया है। अगर अच्छा एक चीज़ और है कि अगर आप जैसे किसी जो साइंस के आप विद्यार्थी हैं या जो आर्ट के विद्यार्थी हैं, जैसे हिंदी, क्योंकि 5 विषय होगी आपका, जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी होगी, फिर हिंदी होगी, फिर इंग्लिश होगी, फिर मैथ होगी, फिर इन्वायरमेंट होगा। तो अगर आप किसी 2 विषय पे ही कमांड बना लेते हैं, जैसे किसी अगर मैथ से कोई बीएससी वगैरह किया है, तो अगर उसका मैथ खूब स्ट्रांग है और साइंस खूब स्ट्रांग है, तो अगर उसमें वो 30 में 28 नंबर ला देता, तो अगर इसमें ये 15-18 या इतना भी नंबर लाएगा तब भी 90 नंबर का पासिंग ही होता है, और 2.5 घंटे का पेपर। तो जिस विषय में आपका मतलब कमांड हो, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी भी आपका कमांड हो, तो उसको इतना रगड़ डालिए कि उसमें कम से कम आप 28 नंबर, 30 नंबर, 25 नंबर से एबव लाइए, हैं।
तो हालांकि पढ़ना तो आपको सारे विषय हैं, लेकिन जो है अगर जिस विषय में आपका कमांड हो तो भाई उसमें खूब अगर अच्छा नंबर आ जाता है, तो जो विषय आपकी थोड़ा बहुत है अच्छी नहीं है तो उसमें थोड़ा कम भी नंबर आएगा, तब भी आप पास हो जाएंगे। और नंबर आपको लाना कम से कम 120 से एबव आप मांग के चलिए कि 120 से और 150 के बीच में आपका नंबर हो। तो इस तरीके से आप मेहनत करें लगन से, जो हुआ उसको भूल जाएं। पेपर लीक हो गया, हम लोगों को भी सुन करके बहुत एक तरीके से धक्का लगा, कष्ट हुआ कि भाई बच्चे तैयारी कर रहे हैं और मेन मौके पे जा कर के ऐसा हो जाता है। कहाँ कहाँ से बच्चे आए थे, कैसे कैसे परिस्थिति में आए थे, कहाँ कहाँ से क्या क्या। अच्छा, बड़ी समस्या ये भी हुई होगी कि कुछ बच्चे जो पेपर आउट हुआ है तो जो दलाल वगैरह के माध्यम से जो खरीदे होंगे पेपर, उनका भी बहुत नुकसान हुआ होगा। भाई पेपर खरीदे होंगे लाखों लाख में, जैसे सेटिंग हुई होगी जितने में, तो एक तरीके से जो ब्लैक मेलिंग का, ये क्या कहा जाए इसको भाई, हमारा समाज इस तरीके का है। हमारे अब आप जिस देश में रहते हैं उस देश के बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन परिस्थितियाँ कहलवा देती है। अब यही कहा जाएगा ना भाई कि अच्छा नहीं हुआ, तो क्यों अच्छा नहीं, उसका जिम्मेदार कौन है, हैं? हम आप ये सोचेंगे, चिंतन करेंगे, भाई आपका नुकसान हुआ तो आप तो सोच सकते हैं ना, उसके बारे में कह सकते हैं ना, दोष दे सकते हैं ना, हैं? आपको अगर किसी चीज़ से कष्ट है तो उसके बारे में विचार व्यक्त करने में ही आप, अच्छा भड़ास निकाल देने में आपको जो है वो है। अगर अंदर अंदर उसको मन में लिए रहेंगे तो वो तो और तकलीफ देगी। इसलिए कहीं से कुछ कमी हुई है तो उस कमी को दूर हो, ऐसा फ्यूचर में ना हो, हैं? और लोगों के साथ ऐसा ना हो। जैसे कहते हैं कि नहीं, अगर एक बार धोखा आपको कोई देता है तो इस तरीके से मतलब आपकी कमी नहीं है, अगर दोबारा धोखा देता है तो फिर समझ लीजिए कि आप भी सतर्क हो जाइए। अब सिस्टम क्या है, कैसे है, अब उसके बारे में बहुत ज़्यादा राजनीतिक पहलू है, उसमें डिस्कस करना बहुत वो नहीं है। भाई कौन सी सरकार है, कौन सा क्या है, कौन से कैसे हैं। अब तो पब्लिक के लिए ना इस पार्टी को चांस मिलेगा, भाई ये मौका उछालने का, वो मौका उछालने का, ये सारी चीज़ें हैं। तो हम लोगों को खैर ये सब नहीं देखना है। और अंत में मेरा आप लोगों से यही कहना है कि खैर जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आप इसको मानिए कि मुझे चांस मिल गया, उसको सकारात्मक सोचिए, सकारात्मक सोचिए आप। और उस चीज़ को आप ये मान के चलिए कि मुझे और समय मिल गया, जो टॉपिक मेरा तैयार नहीं था वो मैं और अच्छे से तैयार करूँगा। और अब आप टारगेट बनाए थे कि मैं 100 से ऊपर नंबर लाऊंगा, तो अब आप सोच लीजिए कि और उससे भी इंक्रीज़ कर जाऊंगा आप, ठीक है। तो पॉजिटिव सोचिए, कहने का मतलब है कि आप हर समय पॉजिटिव वे में रहिए। अगर नेगेटिव वे में रहेंगे तो आप परेशान रहेंगे, और उस परेशानी इसका कुछ निराकरण होने वाला नहीं है। सोच सोच कर आप परेशान रहेंगे। चिंता मत कीजिए, चिंतन कीजिए, ठीक है। तो इसी बातों के साथ ये आप लोगों का रहा समाप्त होता है। धन्यवाद।